गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला जो टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि, यानी तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, क्या क्या होता है, और लिपि किसे कहते हैं, विभिन्न भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है। सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं, भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो, भाषा सबसे पहले इसका उद्भव कैसे हुआ, ये निकली कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बनी है। तो भाषा शब्द संस्कृत की, जो अपनी हिंदी की आदि जननी है भाषा, कौन सी भाषा है, संस्कृत। यानी संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ, और जन्म भी ऐसे नहीं है डायरेक्ट ही हिंदी में उत्पन्न हो गई, नहीं। उस सबसे पहले संस्कृत से निकलकर आने वाली जो पहली भाषा थी पाली, उसके बाद में प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश जो आज हम रूप देख रहे हैं वो हिंदी है। यानी इस विकास क्रम में इन चरणों से होकर गुजरने के बाद में हिंदी आज हमारे सामने है। तो यानी संस्कृत से जो भाषा निकल कर आई वो पाली भाषा। तो पाली भाषा के शब्द भी, पाली भाषा में भी काफ़ी साहित्य शब्द मिलता है संस्कृत का। संस्कृत से बाद में पाली से निकल कर आई प्राकृत में भी इन शब्दों का यानी स्थानांतरण होता गया धीरे धीरे। जैसे संस्कृत से पाली से प्राकृत से अपभ्रंश यानी इनमें थोड़ा सा रूप परिवर्तित होने लगा, यानी कई शब्दों का मिश्रण होने लगा, तो ये अपभ्रंश हो गई। अपभ्रंश का मतलब होता है वैसे बिगड़ा हुआ। तब जब इनका रूप बिगड़ने लगा, फिर रूप बिगड़ने के बाद में इनमें कई शब्द दूसरी भाषाओं के आने लगे, और पाली प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश, और उसके बाद में हिंदी जो आज वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने है वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तो इन भाषाओं की शब्दावली भी हमारे हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो देखो, ये है इसका विकास क्रम, यानी इससे निकलकर इन चरणों से निकलकर हिंदी हमारे सामने आई है। सबसे पहले देखते हैं हम भाषा किसे कहते हैं। तो जो हमारी भाषा है वो हिंदी भाषा है, और हमारी हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत भाषा है। यानी देश में हालांकि काफ़ी भाषाएं बोली जाती है, और भाषाओं का काम क्या होता है, मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान करना। यानी एक माध्यम है जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों का संप्रेषण करता है। आदान प्रदान करना, संप्रेषण करना एक ही बात है। तो ये सबसे बड़ी इकाई है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वह होती है भाषा। तो मनुष्य जो समाज में रहता है और समाज से ही जुड़ा हुआ रहता है, और समाज से जुड़कर वो किसी दूसरे अन्य व्यक्तियों से विचार या बातें करता है, वह सब भाषा के माध्यम से ही करता है। तो देखते हैं, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से, यानी ये जो भाषा का निर्माण हुआ वो संस्कृत की भाष धातु से निकला है। और हम जानते हैं धातु किसे कहते हैं, धातु होता है जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे संस्कृत में अगर बोले तो धातु मतलब क्रिया को ही धातु कहते हैं, और जो हिंदी में है धातु से ही निकलकर क्या बनती है, क्रिया बनती है। जैसे धातु ले अपन पढ़ धातु है, तो पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ा, इस तरीके से क्रिया का निर्माण होता है। तो क्रिया का मूल रूप जो होता है, यानी मौलिक रूप जिससे क्रिया बनी है, वह धातु कहलाती है। तो संस्कृत की जो भाष धातु है उससे कौन सा शब्द बना है, भाषा शब्द बना है। और इस जो भाष धातु है और ये भाष जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। तो यानी विचार प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो भाषा है। तो विचार प्रकट करना, ये भाष धातु इसका अर्थ है। ठीक है, अब इसको परिभाषा के रूप में अगर चिन्हित करें, परिभाषा के रूप में हम देखें तो भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान, हम इस तरीके से कहते हैं, अपने विचार का आदान प्रदान कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है।
सामने बैठे एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह से आदान प्रदान करता है। यानी जो विचार होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं विचार क्या होते हैं। विचार मन से उत्पन्न एक अध्वन्यात्मक इकाई है। मन से उत्पन्न, यानी विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वह अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात का मतलब ध्वन्यात्मक है। अध्वन्यात्मक यानी अध्वनि, जिसमें कोई ध्वनि नहीं है, यानी विचारों में कोई ध्वनि नहीं है। लेकिन जब इन्हीं विचारों को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो किसके माध्यम से प्रकट करेंगे? हम भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे। हम भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे। और जो भाषा है, इन्हीं विचारों को प्रकट करने का एक तरीका है, माध्यम है, वो क्या होता है? भाषा होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा या माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या हम दूसरे व्यक्ति समूह से करते हैं। तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। अब जो भाषा है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, यानी ये किस विशेषताओं को लेकर ये भाषा हमारे सामने है? तो भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब होता है कमाना वैसे तो, ठीक है। तो अर्जित यानी ग्रहण करना। हमने भाषा किससे ग्रहण की है? इस समाज से, क्योंकि भाषा हमें जन्मजात नहीं मिली है। यानी जब हम पैदा हुए थे उस समय हमारे मन मस्तिष्क और विचारों में या फिर मुंह पर ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिससे हम अपने शब्दों को प्रकट कर सकते। लेकिन जैसे जैसे इस समाज में हम अपना निवास या रहते गए या अपन ने जैसे इनके समाज में निवास किया, तो हम दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आए और दूसरे व्यक्तियों से हमने ये भाषा अर्जित की, ग्रहण की, ठीक है। तो ये अर्जित संपत्ति है जो हमने समाज से ली है। अब समाज में सभी इकाइयाँ आ जाती है, परिवार आ जाता है, विद्यालय आ जाता है, ये सभी चीज़ें समाज में है। तो ये हमने अर्जित की है, यानी ये जन्मजात नहीं है। यानी बच्चा जन्म लेते ही अपने आप नहीं सीखता, ये समाज में गुरु और माता पिता के माध्यम से सीखता है। तो अर्जित संपत्ति है, यानी अर्जन की हुई है, ली हुई संपत्ति। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में रहकर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाता है। और इन विचारों पर पहुंचाने के लिए जो हम भाषा उपयोग करते हैं या भाषा सीखते हैं, वो चीज़ ही भाषा है, जिसको हम सीखते सीखते प्रगाढ़ या ग्रहण कर लेते हैं, यानी प्रगाढ़ रूप में ग्रहण कर लेते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, यानी हमने देखा कि भाषा धीरे धीरे इन रूपों में हमारे सामने, यानी इनमें परिवर्तन आता गया और परिवर्तन आते आते एक दिन हमारे सामने हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हुआ। यानी भाषा अभी भी परिवर्तनशील है, यानी कई भी जैसे अब हिंदी की बहुत सारी उपबोलियाँ हैं। अब हिंदी है, हिंदी अब अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी को, जैसे शेखावटी क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र में हिंदी शेखावटी भाषा होती है। मारवाड़ क्षेत्र है जिसमें जोधपुर पाली ये क्षेत्र आता है, तो वहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। तो यानी ये भाषा का जो रूप परिवर्तन हो रहा है यही, तो इस वजह से भाषा परिवर्तनशील कहलाती है। यानी इनका रूप परिवर्तन होना ही परिवर्तनशील को दर्शाता है। भाषा का लेकिन परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी आज जो भाषा है वो मानक रूप में है। यानी इनके जो शब्द है उनको मानक रूप प्रदान कर दिया गया है। जैसे मानक रूप, जैसे हमने ये शब्द, ये वर्ण देखा, तो ये आज ए के रूप में जाना जाता है, यानी इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है ए के रूप में। यानी हम पहले नहीं जानते थे कि ये इस तरीके से ए है, लेकिन हम आज जब भी इसको लिखा हुआ पाएंगे हमारे सामने, तो इसकी हमें देखते ही स्पष्ट हो जाएगा ये ए है, ये क है। तो इनको मानक रूप प्रदान कर दिया गया है। कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, यानी भाषा की ये विशेषता है कि ये कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। जब हमने प्रथम बार विद्यालय में पैर रखा था, हमें नहीं पता था कि हिंदी कैसे होती है, मतलब हिंदी को हम किस तरीके से बोल पाएंगे या कैसे सीख पाएंगे, हमारे लिए वो कठिन थी। और जब हम सीखने लगे और धीरे धीरे वो क्या होती गई, हमारे लिए सरल होती गई। आज हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आज हमारे सामने सरल रूप में है कि हम उनको देखकर समझ जाते हैं, ठीक है। तो कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है ये भाषा। और भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी भाषा को सीखना के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है,
हमारे साइकोलॉजिकल जो अप्रोच होती है, मतलब साइकोलॉजिकल जो दृष्टिकोण होता है, हम कैसे भाषा को सीखते हैं, हमारी भाषा को सीखने के लिए हमारे मन में क्या क्या होना चाहिए। एक तो होना चाहिए जिज्ञासा, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, किसी चीज़ की रुचि नहीं है, तब तक हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो हमें भाषा को सीखने के लिए जिज्ञासा की, अनुकरण का मतलब होता है जैसे कोई वाक्य बोलता है उसके बाद में हम दोहराते हैं, वो अनुकरण है। क्योंकि हम प्रथम बार विद्यालय में भी अनुकरण के माध्यम से ही सीखे। अनु यानी पीछे, करण यानी करना, यानी पीछे कोई जिस तरीके से बोला जाता है, आगे आगे कोई बोलता है, उसके पीछे हम दोहरान कार्य करते हैं, वो अनुकरण कहलाता है। तो हमने भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी है। हमारे पास बहुत सारे शब्द आए हैं दूसरों के माध्यम से, हमने समाज से ये शब्द ग्रहण किए हैं। और तीसरा जो प्रकार है अभ्यास, यानी हम बार बार अभ्यास करते जाएंगे तो बार बार अभ्यास करने से हमारी भाषा और सरलता प्राप्त करेगी। यानी बार बार अभ्यास करने से हमें कई चीज़ें याद हो जाती है। या फिर ऐसे जो बुद्धि के मनुष्य होते हैं, जो बिल्कुल जड़ होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो भी अभ्यास के माध्यम से इस भाषा को या समस्त भाषाओं को सीख सकता है। तो आज हमारे सामने जो भाषा का विकास क्रम है, यानी आज हमारे सामने जो भाषा है उसका विकास क्रम क्या रहा, यानी वो विकसित कैसे हुई है। सबसे पहले हमने सुनना शब्द, मतलब सबसे पहले जब हम शिशु अवस्था में थे, जब शिशु थे, उस समय हमने सबसे पहले भाषा का जो विकास क्रम हुआ, सबसे पहले हम सुनना सीखे। यानी हम होते ही भाषाओं का प्रयोग नहीं करने लगे, हम सुनते थे, उसके बाद में यानी लिसनिंग सुनते थे, उसके बाद में स्पीक करना यानी बोलना सीखे। बोलने के बाद में जब हम विद्यालय में गए, उसके बाद में मतलब यही क्रम रहता है। हम ऐसे नहीं कह सकते हमने सबसे पहले बोलना सीखा। हम बोलते कब, अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो ये मान के चलो कि वो जन्म से गूंगा भी है। यानी जो जन्म से बहरा वो गूंगा भी है। क्यों है? क्योंकि उसका भाषा का विकास नहीं हुआ। जब तक वो सुनेगा नहीं, तब तक वो बोल नहीं पाएगा कि हमें क्या बोलना है। फिर बोलने के बाद में जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है, तब वो पढ़ना सीखता है। पढ़ने के बाद में ही वो लिखना सीखता है। यानी ये भाषा का विकास क्रम है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। हम सबसे पहले सुनना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो ये क्रम हमेशा इसी रूप में पाया जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइट। ठीक है। तो भाषा के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से हम भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कई जगह 2 प्रकार होते हैं, हम 2 प्रकार भी कर सकते हैं, 3 प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 3 प्रकार ही करना है। क्योंकि एक सांकेतिक जो भाषा होती है, वो भी संकेतों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करती है, जिसके माध्यम से हम भाषा सीखते हैं, यानी किसी बात को समझ जाते हैं। तो भाषा की जो 3 प्रकार है वो है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी मौखिक रूप से जो भाषा प्रकट की जाती है, लिखित रूप से जो प्रकट की जाती है, या संकेत या इशारों में जो भाषा प्रकट की जाती है, वो सांकेतिक भाषा होती है। तो आज ये भाषा के प्रकार हम पढ़कर इस अध्याय को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है। तो आज हम भाषा की परिभाषा, भाषा कैसे विकसित हुई, इन चीज़ों को आज हमने जाना। धन्यवाद। अगला जो इनका जो परिभाषा वगैरह रहेगी वो अगले क्लास में। धन्यवाद।